हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर हिंदी में मार्क्सवादी समालोचना पर बात करेंगे। आप इसे समालोचना की जगह आलोचना भी कह सकते हैं कि मार्क्सवादी आलोचना, इस पर हम बात कर रहे हैं। जब हम हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना पर बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब हम प्रगतिशील लेखक संघ की बात करते हैं तो उनकी जो विचारधाराएं हैं वो मार्क्सवादी आलोचना से मिलती हैं और वही लेखक संघ इसमें आते हैं। आप इस टॉपिक से बिल्कुल एकदम अपरिचित नहीं हैं, आपने पहले भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ रखा है तो आपके लिए समझना आसान होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में मार्क्सवादी साहित्यिक समालोचना ने ठोस ऐतिहासिक परिस्थिति में अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व धारण कर लिया, इसीलिए उसकी एक भिन्न संज्ञा प्रचलित हो गई। उसे प्रगतिशील आलोचना का नाम दिया जाता है। कुछ लोग इसे प्रगतिशील जनवादी समालोचना कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। 1930 के यानी कि इसे प्रगतिशील आलोचना भी कहा जाता है और मार्क्सवादी आलोचना भी इसे कहा जाता है, प्रगतिशील जनवादी आलोचना भी कहा जाता है। 1930 के यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो 1930 से 1940 के आसपास है, ठीक है। और जो प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था वो 1936 में हुआ था, 1936 में, जिसके जो सभापति थी वो प्रेमचंद थे। तो उस पर भी हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार, जैसे प्रेमचंद की पहले की रचनाएं पढ़ो तो वो बहुत आदर्शवादी थी, लेकिन बाद में उनकी जो रचनाएं आई वो उनका थोड़ा सा ना यथार्थवादी जो था नज़रिया वो हमें देखने को मिलता है। समय के अनुसार उन्होंने अपने साहित्य की जो उद्देश्य है उसको बदला है, ठीक है। 1930 के आसपास जब राष्ट्रीय स्वाधीनता यानी 1930 के आसपास जो हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे, राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उसका इस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। 1930 के आसपास जब राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अंतर्धाराओं के रूप में किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन, क्रांतिकारी देशभक्ति के नेतृत्व वाले सशस्त्र आंदोलन आदि जोर पकड़ने लगे तो साहित्य, कला और दर्शन के क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ा और नई प्रवृत्तियां प्रकट हुई। सृजनात्मक लेखन के क्षेत्र में आविर्भूत हुई इस नई यथार्थवादी प्रवृत्ति के साथ साथ पत्रकारों, युवा समीक्षकों, सौंदर्य शास्त्रियों, कला चिंतकों की नई पीढ़ी का अभ्युदय 1930 के आसपास वैचारिक अलोड़ उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो सृजनात्मक लेखक संघ है उसकी जो ये यथार्थवादी प्रवृत्ति है वो हमें देखने को मिलती है 1930 के आसपास, ठीक है। और इस दृष्टि से और इसमें 1930 के आसपास जो ये साहित्यिक लेखन के क्षेत्र से जुड़े थे, ये यथार्थवादी प्रवृत्तियों पर पूरी तरह से समर्थन कर रहे थे, उसमें राधा मोहन गोकुल आते हैं, राहुल संकृत्यायन आते हैं, गणेश्वर शंकर विद्यार्थी आते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी आते हैं, अख्तर हुसैन रायपुरी आते हैं, शिवदान सिंह चौहान आते हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें देखोगे कि जो प्रगतिशील लेखक अंग से पहली है पीढ़ी है और दूसरी पीढ़ी, उसके बारे में भी बात करेंगे हम, है ना। तो ये नाम आप याद कर लीजिए कि राधा मोहन गोकुल, राहुल संकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 1930 के बाद हर स्तर पर बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। भारत की मुक्ति संग्राम का नया उभार साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी नए प्रश्न उपस्थित कर रहा था। मार्क्सवाद मतलब इसमें हम मार्क्सवाद का जो है और विचारधाराएं, जैसे मार्क्स हो गए, मार्क्स की विचारधारा, एंगल्स हैं, लेनिन, ये विचारक हैं, है ना। लेनिन हो गए, ट्रस्की हो गए, मैक्सिम हो गए, गोरकी हो गए, कॉर्डवेल हो गए, रॉल्फ फॉक्स हो गए आदि का साहित्य ब्रिटिश खुफिया पुलिस की नज़रों से बचकर वितरित किया जा रहा था। समाजवाद और मार्क्सवाद की चर्चा को भगत सिंह की शहादत और भगत सिंह के स्वयं के लेख जो उन्होंने निबंधों और वक्तव्यों से पर्याप्त बल मिला था। यानी जो भगत सिंह है वो मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करते थे, समाजवादी विचारधारा का समर्थन करते थे, और जो उनकी शहादत है वो भी एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है इस विचारधारा के लिए। और वहीं पे उनके जो उन्होंने निबंध लिखे थे, उनके जो वक्तव्य थे वो भी, उससे भी पर्याप्त बल मिला था इस विचारधारा को।
मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध वस्तुतः एक जनवादी प्रगतिशील सौंदर्य बोध का घोषणा पत्र था। ठीक है, उस टाइम में जो निबंध लिखा गया था मजदूरी और प्रेम, ये क्या है, जनवादी प्रगतिशील विचारधारा को प्रदर्शित करने वाला निबंध था और एक घोषणा पत्र के रूप में से देखा जाता है। प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद जो है द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के प्रवक्ता बनकर तो नहीं आए, पर उन्होंने यथार्थवाद, वर्ग संघर्ष, राष्ट्रीय स्वाधीनता, जनवाद का मतलब मुखर समर्थन करते हुए इन्होंने क्या किया कि नए सौंदर्य बोध के निर्णायक प्रश्न जो है, जो ये सौंदर्य बोध के प्रतिमान थे पुराने वाले, उसका विरोध करते हुए नए सौंदर्य बोध के निर्णायक प्रश्न बहस के रूप में वो लेकर आते हैं। और प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था 1936 में हुआ था, के सभापति बने थे प्रेमचंद। से बोलते हुए उन्होंने सभापति पद से बोलते हुए उन्होंने जीवन में और साहित्य में सौंदर्य के नए प्रतिमान का सवाल बड़े ज़ोर शोर से उठाया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो सौंदर्य, हमें सौंदर्य की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक जो साहित्य में सौंदर्य की कसौटी थी उसको बदलने की बात ये कर रहे हैं। और अभी तक ये जो कसौटी है अमीरी और विलासिता के ढंग की थी, और हमारा जो कलाकार था अमीरों का पल्ला पकड़ने रहना चाहता था। इन्हीं की कदरदानी पर इसका अस्तित्व अवलंबित था, और उन्हीं की दुख सुख, आशा निराशा, प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उनकी निगाह अंतःपुर बंगलों की ओर उठती थी, झोपड़ों और खंडर उनके ध्यान का अधिकारी ना था। ऐसा कौन कह रहे हैं, प्रेमचंद कह रहे हैं कि पहले क्या होता था कि जो अमीर होते हैं, जो कलाकार थे वो पहले अमीरों का ही पल्ला पकड़े रहते थे, उन्हीं की कदरदानी करते थे। लेकिन अब क्या है, उसका प्रतिमान हमें बदलने होंगे, हमें झोपड़ों और खंडरों की ओर भी देखना होगा। ठीक है, उन्हें एक मनुष्यता की परिधि से बाहर समझा जाता था पहले। जो ये खंडर थे और ये गरीब थे, इनका ये विषय होते ही नहीं थे साहित्य के। तो प्रेमचंद ने कहा है कि इसे भी हमें साहित्य की परिधि में लाना होगा, मनुष्यता को साहित्य की परिधि में लाना होगा। कभी इसकी चर्चा करता भी है, मतलब ऐसा प्रेमचंद कहते हैं कि जब वो ऐसे जो समाज का कमज़ोर तबका उसकी चर्चा करता भी है तो उसका मजाक उड़ाने के लिए करता है। ग्रामवासी की देहाती वेशभूषा और तौर तरीकों पर हंसने के लिए उसका सीन काफ दुरुस्त ना होना या मुहावरों का गलत उपयोग उसके व्यंग विद्रूप की जो है स्थायी सामग्री थी। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा प्रेमचंद कह रहे हैं कि मतलब वो जो रचनाएं, अगर उसने किसी प्रकार से प्रगतिशील विचारधारा है उससे पहले की रचनाएं हैं उसका विरोध करते हुए इसमें कह रहे हैं कि ग्रामवासी और देहाती वेशभूषा वो भी साहित्य का हिस्सा बनना चाहिए। पहले अगर इसमें कुछ हुआ भी है तो वो उसका गलत उपयोग किया, उस पर व्यंग के रूप में इसको ऐसे यूज़ किया, वो गलत है, उसका विरोध करते हैं। वह भी मनुष्य है, उसका भी हृदय है, उसमें भी आकांक्षाएं हैं। ये कला की कल्पना से बाहर की बात थी। पहले ऐसा नहीं समझते थे जो थे रचनाकार, वो उसकी आकांक्षाओं को नहीं समझते थे, कला की जो कल्पना थी उससे बाहर उसको रखते थे। लेकिन प्रेमचंद कहते हैं कि इसको भी कला की कल्पना के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और वो फिर उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से पूरा किया। 1930 से 1940 के बीच हिंदी आलोचना के प्रस्थान बिंदु को बदलने के संघर्ष में सृजनशील लेखकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गर्मी की तपती दोपहर में पत्थर तोड़ने वाली औरत की श्रमशीलता में सौंदर्य दृष्टि जो है निराला की ओर से सामने लाई गई। यानी कि निराला ने जो लिखा इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर, तो वो जो रचना है बिल्कुल उसी की बात हुई है कि गर्मी की तपती दोपहर में किस प्रकार वो पत्थर तोड़ रही है, वो श्रमशील औरत जो है वो रचना है अपने आप में प्रगतिशील लेखक संघ के उदाहरण में हमें देखने को मिलती है ना। काव्य कला अन्य निबंध में जयशंकर प्रसाद, यानी काव्य कला और अन्य निबंध, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और अकिंचन और लघु लोगों के जीवन पर दृष्टिपात करने वाली कला की व्याख्या की गई है और यथार्थवाद का प्रतिपादन किया गया है।
इसी तरह ग्राम्य जो रचना है में पंत ने ग्राम जीवन के धूल भरे मैले से आंचल में लिपटी भारत माता की उदास प्रतिमा का चित्र प्रस्तुत कर उक्त नए सौंदर्य बोध की ही पुष्टि की है। स्वतः स्फूर्त रूप में नई आलोचना दृष्टि के उद्भव की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। इस टाइम में 1930 से 1940 के बीच की बात हो रही है। वैचारिक द्वंद्व और मंथन की आवश्यकता थी। ऐसे मौके पर ही शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, राम वृक्ष बेनीपुरी या रामेश्वर वर्मा और चंद्रावली सिंह आदि मार्क्सवादी आलोचकों की पहली पीढ़ी हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में सामने आई। ठीक है, इनमें से कुछ आलोचकों, मार्क्सवादी आलोचकों के नाम याद रख लेना, चाहे वो अमृत राय हो, चंद्रवली सिंह हो, रामविलास शर्मा आदि हों। ठीक है, और इस पहली पीढ़ी के आलोचकों के आगे ठोस रूप से यथार्थवाद, रोमांटिसिज्म, अतीत के क्लासिक मूल्य के साहित्य के विवेचन की समस्या अत्यंत गंभीर रूप से चुनौती बनकर उपस्थित कर रही थी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि लगभग उन्हीं प्रश्नों से आचार्य रामचंद्र सुख जूझ रहे थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी जूझ चुके थे, क्योंकि रस सिद्धांत, अलंकारवाद, चमत्कारवाद, नायक नायिका भेद, दरबारी काव्य परंपरा आदि के क्षेत्र में सामंती सौंदर्य मूल्य के विरुद्ध संघर्ष पर दरपेश था। उल्लेखनीय है कि इसी के साथ पूंजीवादी व्यक्तिवाद भी धीरे धीरे क्रोचे के सौंदर्य शास्त्र के बहाने ताल ठोककर खड़ा हो रहा था। तो ये सारी मुश्किलें जो हैं मार्क्सवादी आलोचकों के सामने आ रही थी। आलोचना की नई कसौटी बनाने में मार्क्सवादी आलोचकों ने उपयुक्त अंतर्विरोधों जो ऊपर दिए हुए हैं, ये सारे अंतर्विरोधों के बीच ही अपना दायित्व का निर्वाह किया। हिंदी के मार्क्सवादी आलोचना जो है दो स्तरों पर समृद्ध हुई थी। एक हुई थी वो प्रगतिशील रचना कर्मियों के आलोचनात्मक अवदान, और दूसरी प्रगतिशील समालोचक के कृतित्व द्वारा। ठीक है, और मार्क्सवादी आलोचकों की दूसरी पीढ़ी जो है उसमें पहली पीढ़ी में आपने यहाँ पे पढ़ा कि पहली पीढ़ी में ये सारे नाम आते हैं, चंद्रवली सिंह, शिवदान सिंह चौहान। इस तरह मार्क्सवाद की जो आलोचना की दूसरी पीढ़ी थी उसमें नामवर सिंह आते हैं, शिव कुमार मिश्र आते हैं, ओम प्रकाश ग्रेवाल आते हैं, सुरेंद्र चौधरी आते हैं, कुंवर पाल सिंह आते हैं, चंद्रभूषण तिवारी, दूधनाथ सिंह, ये आलोचकों की बात हो रही है। ठीक है, मैनेजर पांडे आते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी आदि नाम उल्लेखनीय हैं। अपने अतीत और अपनी परंपरा के मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, रचनाकार के युग के द्वंद्व के संदर्भ में रचना की अंतर्भूमियों की पहचान किस प्रकार करनी चाहिए, वस्तु रूप विधान के बीच के द्वंद्वात्मक रिश्ते की पड़ताल किस तरह करनी चाहिए, सकारात्मक नकारात्मक तत्वों में फर्क किस तरह करना चाहिए, युग के सक्रिय प्रतिबिंबन और रचनाकार की प्रतिभा के अंतर संबंधों की छानबीन का क्या तरीका हो सकता है। इस तरह के सभी प्रश्नों पर मार्क्सवादी आलोचकों ने विस्तार से चर्चा किया है। मार्क्सवादी जो आलोचक हैं उनकी उन्होंने कुछ प्रमुख सूत्र दिए थे, जिसमें से 2-4 हम पढ़ रहे हैं, बाकी है नहीं, और इसी से हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार वो हैं आलोचना को किन केंद्र बिंदुओं को रखकर आलोचना करते थे। वो कहते थे कि हर चीज़ की एक गतिमान प्रक्रिया के अंश के रूप में देखना चाहिए, यानी हर चीज़ जो होती है को एक गतिमान प्रक्रिया के अंश के रूप में देखना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि हर चीज़ के अंदर विकासशील और मरणशील, मतलब ये 2 तत्व होते हैं। इसी तरह सकारात्मक नकारात्मक होते हैं, और पुराना और नया दोनों प्रकार के तत्व अवश्य होते हैं। ठीक है, अतः हर सामाजिक संवृत्ति और उसके परिणामों के अंदर मौजूद अंतर्विरोधों को समझना आवश्यक है, ऐसा मार्क्सवादी आलोचक मानते हैं। हर चीज, चाहे वह कलाकृति या सौंदर्य मूल्य ही क्यों ना हो, अपने परिवेश और व्यापक संदर्भों से जुड़ी होती है। कोई भी साहित्यिक प्रवृत्ति कटी हुई पतंग की तरह निरपेक्ष नहीं होती है। अतः साहित्य का मूल्यांकन सापेक्ष संदर्भों में ही करनी चाहिए। मार्क्सवादी आलोचक आलोचना को विचारधारा की एक इकाई, विचारधारात्मक संघर्ष का एक अस्त्र
और वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण को प्रतिष्ठित करने का एक साधन समझते हैं। अतः इसका विकास कभी अवरुद्ध नहीं होता, क्योंकि संघर्ष आज भी जारी है। ऐसा मार्क्सवादी आलोचक मानते हैं कि वो कहते हैं कि जो ये विचारधारा है ये एक संघर्ष के रूप में, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा इसका संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना को प्रिपेयर कर लिया है। आप पूरा नहीं लिखेंगे एग्ज़ाम में, लेकिन आप इसमें से सेलेक्टिव लाइंस ले सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको आसान लग रही है, जो समझ में आ रही है, वो ले सकते हैं। किस प्रकार जो प्रेमचंद हैं वो कहते हैं, और बाकी जो विचारक हैं वो किस प्रकार, बेसिकली इसमें यही बोला गया कि जो पुरानी विचारधाराएं थी उसका विरोध करते हुए ये समाज के जो कमज़ोर तबका है उसको साहित्य में लाने का, उसकी बातें करने का, वो चीज़ें उस पर विशेष रूप से जोर देते हैं। और ये सभी जो प्रगतिशील लेखक संघ के लेखक हैं, आलोचक हैं, वो सभी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इसीलिए हिंदी में ये हमारी मार्क्सवादी आलोचना देखने को मिलता है। तो इसी के साथ, और जैसे आपने इसमें पढ़ा कुछ ब्रिटिश, जैसे कॉर्डवेल, रॉफेल, फॉक्स, ठीक है, मैक्स गॉर्की और ट्रॉट्स्की, एंगल और मार्क्स या लेनिन आदि, इनकी विचारधाराओं से भी मार्क्सवादी विचारक प्रभावित थे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, अच्छे एग्ज़ाम दो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखो। भले आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखो। और जब आप आंसर लिखने लगते हो तो आपको पुरानी चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे याद आने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लॉस नहीं करना, अच्छा करना है पेपर, आखिरी पेपर है। ऑल द बेस्ट।